बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर नंबर 9, द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। लास्ट हमने जो कॉन्सेप्ट इसमें स्टडी किए थे उसमें एक्सचेंज रेट और करेंसीज इन इंटरनेशनल बिजनेस के हवाले से थे। एक्सचेंज रेट को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। करेंसी रिस्क के हवाले से हमने बात की थी। उसके बाद कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल करेंसीज की बात की थी। कैपिटल फ्लाइट पे डिस्कशन की थी हमने, फॉरेन एक्सचेंज पे और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स पे। और इसके अलावा करेंसी रिस्क को हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए से स्टडी किया था, जिसमें हमने इंडियन एग्जांपल को लिया था और उसके बाद यूरोपियन और अमेरिकन एग्जांपल्स को लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी, हाउ एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड। कि एक्सचेंज रेट जो है वो किस तरह से मालूम किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम डॉलर की बात करते हैं जो कि एक इंटरनेशनल करेंसी है, अब ये कैसे पता लगेगा कि डॉलर जो है वो 160 रुपये का है या इससे ज़्यादा का है या इससे कम का है। तो ये जो एक्सचेंज रेट बनाए जाते हैं या बनते हैं, ये किस तरह से होते हैं, इनको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे मालूम किया जाता है। आज जो हमारी डिस्कशन है वो इसी के ऊपर होगी। क्या जो डिफरेंट एक्सचेंज रेट हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के आपस में, ये कैसे डिटरमाइन होते हैं, कैसे इनको मालूम किया जाता है। इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज़ की जो प्राइस है ना, वो दो फैक्टर्स की वजह से डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, दो चीज़ें ऐसी होती हैं, दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं वो जो किसी भी चीज़ की प्राइस को तय करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज़ डिमांड एंड द सेकंड फैक्टर इज़ सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई जो होते हैं दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो तय की जाती है। अगर हम फ्री मार्केट्स की बात करें, द प्राइस ऑफ करेंसी, वहाँ पे जो करेंसी की जो प्राइस है, जो एक्सचेंज रेट है इन अदर वर्ड्स, वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक करेंसी जो है उसकी डिमांड ज़्यादा है, ऑन द अदर हैंड जो दूसरी करेंसी उसकी डिमांड कम है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी दूसरी से। अब एक करेंसी की डिमांड जितनी ज़्यादा है दूसरी करेंसी से, उसकी प्राइस उससे उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ना कि डॉलर जो है वो पाकिस्तानी 160 रुपए के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि जो डॉलर की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है उससे। ठीक है, अगर उसको इन टर्म्स ऑफ मनी हम जो है वो लें तो वो 160 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डिमांड है डॉलर की, यानी कि लोग जो हैं अमेरिका के साथ ट्रेड ज़्यादा करना पसंद करेंगे या डॉलर की ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। ठीक है, तो किसी भी करेंसी की डिमांड और सप्लाई जो है, दो मेन फैक्टर्स होते हैं उसका एक्सचेंज रेट तय करने के हवाले से। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। बाज़ औक़ात शिफ्ट इन डिमांड हो जाती है, शिफ्ट इन सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम। तो फ्री मार्केट के अंदर हम बेसिकली चार कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। द ग्रेटर ऑफ सप्लाई ऑफ करेंसी द लोअर इट्स प्राइस। ठीक है, जितनी किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी ना, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी जो कमोडिटी मार्केट्स की अगर हम बात कर लें, ठीक है, कोई वेजिटेबल ही है, ठीक है, या पोटैटो की बात कर लें, आलू प्याज की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा मार्केट में, तो आपको वो सस्ते रेट पे मिलेंगे। ठीक है ना, और अगर उनकी सप्लाई कम हो जाए, ठीक, जैसे कि हम अदरक की बात कर लेते हैं, ठीक है, या और इस तरह की किसी जिसकी सप्लाई कम होती है उनके रेट उस तरह से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब 600 रुपये किलो केजी के हिसाब से उसका रेट है, इतना महंगा है। और अगर हम ऐसी चीज़ की बात करें कि वेजिटेबल की बात करें, किसी फ्रूट की बात कर लें जो कि सप्लाई में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी जो चीज़ सप्लाई में बहुत ज़्यादा होती है ना, उसकी कदर कम होती है, उसकी प्राइस भी कम होती है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम अपनी करेंसीज के ऊपर अप्लाई करेंगे कि जितनी सप्लाई करेंसी की ज़्यादा होगी ना, ठीक है, उतनी ही उसकी प्राइस लो होगी। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट के अंदर लोअर द सप्लाई ऑफ करेंसी द हायर इट्स प्राइस, और जितनी सप्लाई कम होगी, ठीक है, जितनी उसकी सप्लाई कम होगी तो उतनी उसकी प्राइस ज़्यादा होगी।
उसका ऑपोजिट ले लें। या अगर हम इसको डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अगर किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आईफोन है, ठीक है, नया मार्केट में आया है, तो अगर इसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में तो ज़ाहिर बात है इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। और अगर इसकी डिमांड जो है वो लो है, ठीक है, तो इसकी प्राइस भी लो हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक दुकानदार है, ठीक है, उसके पास 10 आईफोन है, उसने वो 10 आईफोन सेल करने हैं। अब वो क्या करेगा, अब उसके पास उसकी दुकान के बाहर को 20 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, आईफोन लेने के लिए, लेकिन उसके पास हैं 10 आईफोन। अब वो क्या करेगा, उसने देखा जी आईफोन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, 10 उसके पास आईफोन है, लेकिन खरीदने वाले कितने हैं तादाद में, 20 लोग उसकी दुकान के बाहर आईफोन खरीदने के लिए खड़े हैं। अब वो क्या करेगा, डिमांड को देखते हुए आईफोन की प्राइस बढ़ा देगा। अगर वो 2 लाख का आईफोन है तो उसको 3 लाख तक, मिसाल के तौर पर, मैं किसी भी कमोडिटी को आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये नहीं कि आईफोन को, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको कि अगर वो देखेगा अब डिमांड इतनी ज्यादा है तो प्राइस वो 50,000 लाख रुपए बढ़ा देगा, क्योंकि उसको पता है कि 20 लोग ऐसे हैं जो फौरी तौर पर मुझे पैसे देने के लिए तैयार है। तो फिर उसमें से वो प्राइस बढ़ा देगा और 10 लोगों को जो है जो महंगा खरीदने पर राजी हो जाएंगे, कुछ प्राइस बढ़ती देख के वैसी साइड पे हो जाएंगे, ठीक है, फिर आखिर में 10 लोगों को अपना जो है मोबाइल दे देगा, ठीक है। इसी तरह किसी भी चीज़ की जो प्राइस डिमांड जब बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। ये नॉर्मल मार्केट में हमारा कॉन्सेप्ट है। और सप्लाई के हवाले से हम जब बात करते हैं किसी भी चीज़ की, जब सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, तो उसकी जो प्राइस है वो लो हो जाती है सप्लाई बढ़ने की वजह से। सप्लाई बढ़ने का मकसद ये है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा मकदार में है, ठीक है, लिहाजा उसकी फिर जो है डिमांड कम हो जाती है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा मकदार में हो वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, क्योंकि हर एक के पास ये अवेलेबल है, हर एक के पास ही अवेलेबल है। तो इस तरह से उस चीज़ की प्राइस पर ज़्यादा नहीं होती। प्राइस उसी की ज़्यादा होगी जिसकी सप्लाई कम है या जिसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी लोग कदर कर रहे हैं, जिसकी डिमांड कर रहे हैं लोग, उसकी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी। इसी तरह से ये आपकी करेंसीज हैं, इनकी भी डिमांड एंड सप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, अब करेंसीज की डिमांड एंड सप्लाई क्यों होती है? आपको पता है जो जापान में बहुत टेक्नोलॉजी बनती है, बहुत टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बनती, गाड़ियाँ बहुत इंपोर्ट होती हैं जापान से, ठीक है, तो जापानीज करेंसी की डिमांड बहुत होगी, क्योंकि आपने वहां से गाड़ियां खरीदनी, तो उस खरीदने के लिए आपको जापानीज करेंसी चाहिए। आपको पता लग गया जी कनाडा में बहुत अच्छी फैक्ट्रीज लगी हैं, कनाडा में बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, तो कनाडा में बहुत अच्छी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होने की वजह से कैनेडियन डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप कनाडा की सर्विसेज लेने के लिए, कनाडा की बनाई हुई प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए आपको कैनेडियन डॉलर चाहिए। अगर कैनेडियन डॉलर आपके पास नहीं होगा तो आप वहां से कैसे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास वो जो डिमांड है कैनेडियन डॉलर की वो बढ़ सकती है। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, बात कर सकते हैं, जो आपका डॉलर है, आपको पता है अमेरिका में बहुत सारी 50 रियासतें हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम हर चीज़ की बात कर लें, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, और पूरी दुनिया में अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब दुनिया जो है वो अमेरिका से इंपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि अमेरिका में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो बनती हैं, ए कैटेगरी की प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो लिहाजा क्या होगा, इस क्वालिटी की वजह से, इस एबिलिटी की वजह से जो है, क्योंकि अमेरिका जो है बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना रहा है और लोगों को दे रहा है, लोग जो है डॉलर की डिमांड करेंगे। क्यों डिमांड करेंगे? क्योंकि वो अमेरिका से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं। अगर हम एक ऐसे कंट्री की बात करें जहां पे ना अच्छी प्रोडक्ट्स बनती हैं, ना अच्छी सर्विसेज है वहां पे, तो उस कंट्री की जो करेंसी है उसकी डिमांड भी नहीं होगी। अब अगर करेंसी की डिमांड नहीं होगी तो वहां पे एक्सचेंज रेट भी नहीं ज्यादा होगा, वहां पे जो करेंसी की प्राइस है वो भी ज्यादा नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री के अंदर जो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैसी हैं। लोग किसी चीज की अगर डिमांड करते हैं ना, तो वो किसी वजह से करते हैं, फजूल में नहीं करते। और वजह बिहाइंड द सीन बात यही है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेहतर होती हैं, जिसकी वजह से लोग उस करेंसी की डिमांड करते हैं, ठीक है। अब आपके जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनमें हम इटली की बात करते हैं, हम फ्रांस की बात करते हैं, हम जर्मनी की बात करते हैं, हम कनाडा की बात करते हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, हम यूके की बात करते हैं, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इसीलिए इन कंट्रीज की जो करेंसीज हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है,
क्यों ज़्यादा है? क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ कंट्रीज़ हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हैं, ठीक है? एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, यहाँ जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ बनाई जाती हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ में नहीं बनाई जाती, और जो यहाँ पे लग्ज़रियात हैं, यहाँ पे अच्छी चीज़ें जो जिस कैटेगरी की एक कैटेगरी की प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलती हैं, वो किसी और दूसरी जगह नहीं मिलती। क्योंकि इनके पास, इन कंट्रीज़ के पास वसाइल ज़्यादा हैं, इन कंट्रीज़ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इन कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ के अंदर जो बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज़ हैं, वो अप टू द स्टैंडर्ड्स हैं, और वो लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाती हैं लोगों के। और लोग यहाँ से इंपोर्ट करना पसंद करते हैं कि हम कनाडा से चीज़ को मंगवाएं, हम यूके से चीज़ को मंगवाएं, हम अमेरिका से चीज़ को मंगवाएं। लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को पसंद करते हैं, जिसकी बिना पर, जिसकी बेस पर इन कंट्रीज की जो करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इन कंट्रीज की करेंसी की डिमांड बढ़ने की वजह से इनके एक्सचेंज रेट बढ़ जाते हैं, इनकी इनकी करेंसीज की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ऑन द अदर हैंड किसी और कंट्री की अगर हम बात करें जहां पे ना प्रोडक्ट्स अच्छी हैं ना सर्विसेज अच्छी हैं, उनकी करेंसीज की डिमांड भी नहीं बढ़ेगी। जैसे कि हमने लास्ट डिस्कस किया था, G8 कंट्रीज हैं जिनकी ये जो सबसे एडवांस इकोनॉमीज कहलाती हैं, उनकी करेंसीज जो हैं ज़्यादा डिमांडिंग है, लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है? हम जो लास्ट पढ़ चुके हैं, ये जिन कंट्रीज की मैंने बात की ये G8 में आते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है? सपोज कर लें कि एक कैनेडियन कंज्यूमर है, वो BMW बाय करना चाहता है। अब BMW का आप सबको पता ही होगा, कार है, ठीक है? जो बहुत एक्सपेंसिव कार है, BMW उसका एक नाम ब्रांड है। कैनेडियन कंज्यूमर जो है वो क्या करना चाहता है, एक BMW बाय करना चाहता है, ठीक है? सोर्स फ्रॉम जर्मनी, ठीक है? और वो BMW जो है वो कहाँ से मिल रही है? जर्मनी से मिल रही है, यानी कि यूरोप से मिल रही है, ठीक है? यूरोपियन यूनियन की एक कंट्री से मिल रही है जो कि जर्मनी है, और उसकी जो नॉमिनल प्राइस है, ठीक है, वो 30,000 यूरोज है, ठीक है? BMW की जो नॉमिनल प्राइस है वो 30,000 यूरोज है। फॉर एग्जांपल अज्यूम करें जी, एक्सचेंज रेट जो है यूरो का, वो इस टाइम जो चल रहा है वो एक एक जो आपका जो है यूरो है वो 1.25 जो है वो कैनेडियन डॉलर के इक्वल है। इसकी बात कर लेते हैं हम कि एक यूरो जो है वो कितने के इक्वल है? 1.25 डॉलर के इक्वल है। इसका मतलब कैनेडियन डॉलर के, ठीक है? ये वो अमेरिका वाला डॉलर नहीं है, ये कैनेडियन डॉलर है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूरो इस टाइम स्ट्रांग है और कैनेडियन डॉलर इस टाइम लेस स्ट्रांग है एज कंपेयर टू यूरो डॉलर, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं वो एक यूरो इस्तेमाल करते हुए 1.25 कैनेडियन डॉलर की चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है? यानी कि यूं बात कर लें कि जो यूरोपियन है उनका 1 रुपया, ठीक है, और कैनेडियन डॉलर जो है वो 1.25 रुपये उसके इक्वल है, ठीक है? तो यूरोपियन कंज्यूमर जो है एक अपना 1 रुपया, अपना 1 यूरो इस्तेमाल करते हुए 1.25 यानी कि 1.25 कैनेडियन डॉलर की चीज़ें खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यूरोपियन जो करेंसी है इस टाइम स्ट्रांग है, यूरो डॉलर स्ट्रांग है, और जो आपका ये कैनेडियन डॉलर है ये लेस स्ट्रांग है, ये वीक है उसके मुकाबले में। अब सपोज करें जब आपने डील की उस वक्त ये रेट चल रहा था, ठीक है? लेकिन आपको इस डीलिंग करते हुए आपने डिले कर दिया, 6 महीने आपने डिले कर दिया, ठीक है? 6 महीने के अंदर जो है मार्केट जो है उसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई, ठीक है? 6 महीने के बाद जो एक्सचेंज रेट शिफ्ट हो गया, ठीक है, शिफ्ट हो गया, तो इसमें चेंज क्या आई? आप देखें कि वही जो 1 यूरो 1.25 कैनेडियन डॉलर के इक्वल था, आज वही यूरो जो है 1 यूरो वो 1.5 कैनेडियन डॉलर के इक्वल हो गया। यानी कि यूरो जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया है एज कंपेयर टू कैनेडियन डॉलर, और कैनेडियन डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हो गया, कैनेडियन डॉलर जो है वो मजीद लेस स्ट्रांग हो गया एज कम्पेयर टू यूरो डॉलर, यूरो जो है मजीद स्ट्रांग हो गया। अब इसका क्या होगा? इस वजह से क्या होगा, जो यूरोपियन कंज्यूमर्स हैं उनके लिए फायदा हो गया, उनको अब सस्ती चीज मिलेगी कनाडा से। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कैनेडियन है उनको जो चीज है वो महंगी मिलेगी, क्योंकि कैनेडियन की करेंसी जो है डेप्रिशिएट हो गई है। कैनेडियन की करेंसी एज कंपेयर टू
यूरो जो है वो लेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब होगा क्या कि यूरो जो, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड एंड द डिक्रीज सप्लाई ऑफ यूरोस, ये हुआ इस वजह से है कि यूरो की डिमांड बढ़ गई है और दूसरा जो है यूरो की सप्लाई कम हो गई है। दो ही बातें हैं, या किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए या उस चीज की सप्लाई कम हो जाए, इस वजह से जो है वो चीज एक्सपेंसिव हो जाती है, इस वजह से उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। अब दो सूरत हाल है, अगर तो यूरोपियन कनाडा से कोई चीज मंगवाते हैं तो उनको सस्ती पड़ेगी क्योंकि यूरोपियन जो यूरो डॉलर है ज्यादा स्ट्रांग है इस टाइम। और जो कैनेडियन करेंसी है, अगर कनाडा के लोग, जैसे वो बीएमडब्ल्यू मंगवा रहा था, बीएमडब्ल्यू अब जब मंगवाएगा तो उसको ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब बीएमडब्ल्यू उसके लिए मजीद महंगी, पहले बीएमडब्ल्यू उसको सवा के हिसाब से मिल रही थी, ठीक है। पहले जो है उसको एक यूरो के बदले सवा कैनेडियन डॉलर देने पड़ रहे थे, अब उसको एक यूरो के बदले 1.5 कैनेडियन डॉलर देने पड़ेंगे। सपोज 30,000 है ना, तो 30,000 का आप जो है अब उसको कितना देना पड़ रहा है, तकरीबन ये उसको $45,000 देने पड़ेंगे, देन जाके वो बीएमडब्ल्यू खरीद सकता है। पहले उसको ऑलमोस्ट जो है तकरीबन इसका आप हाफ कर लें, 37,500, यानी कि 37,500 देने पड़ रहे थे इस टाइम पे, ठीक है, 6 महीने पहले। 30,000 यूरो की जो है ना, वो खरीदने के लिए उसको 37,500 कैनेडियन डॉलर देने पड़ रहे थे। अब जो है सूरत हाल क्या है, वो यूरो मजीद महंगा हो गया। यूरो के मजीद महंगे होने की वजह से हुआ क्या है कि अब जो वही बीएमडब्ल्यू $30,000 की थी, 30,000 यूरो की थी, अब वही खरीदने के लिए कैनेडियन बंदे को वो अब तकरीबन $45,000 देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है हाफ का फर्क पड़ गया है, एक यूरो जो है वो 1.5 कैनेडियन डॉलर के इक्वल है, ठीक है। तो 30,000 को अगर आप जो है इससे बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के हिसाब से, तकरीबन 15,000 जो है वो ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है आपको। ये अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 का आपका आंसर आएगा। तो अब कैनेडियन बंदे को 45,000 देना पड़ेगा वही बीएमडब्ल्यू खरीदने के लिए, ठीक है। तो इस सूरत हाल में हो क्या क्या कि जो कैनेडियन लोग हैं अब उनको चीज़ें महंगी मिल रही हैं यूरोप से, जर्मनी से, तो उन वो जो है उनकी डिमांड जो है अब कम हो जाएगी चीज़ें खरीदने, क्योंकि एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें, क्या हो गई, एक्सपेंसिव हो गई, ठीक है। और दूसरी सिनेरियो हम देखेंगे, जो कैनेडियन है उनकी चीज़ें यूरोप में सस्ती होगी, यूरोप की चीज़ें कनाडा में महंगी हो गई हैं, ठीक है। और जो कनाडा की चीज़ें हैं यूरोप में जो है वो सस्ती हो गई, ठीक है। तो यूरोपियंस जो है वो कनाडा से मंगवाना चाहेंगे, वो इम्पोर्ट करेंगे चीज़ें, ठीक है। और कैनेडियन जो हैं वो यूरोप से चीज़ें नहीं मंगवाएंगे क्योंकि उनको महंगी पड़ रही हैं, एक यूरो के बदले उनको 1.5 कैनेडियन डॉलर देना पड़ रहा है। कैनेडियन के लिए चीजें महंगी हो गई हैं क्योंकि कैनेडियन की करेंसी डीवैल्यू हो गई है, करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है। कनाडा में जो चीजें हैं वो इंपोर्ट कम होगी अब, ठीक है, और यूरोप में चीजें ज्यादा इंपोर्ट होंगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक्सपोर्ट के सिनेरियो में देखें तो कनाडा जो है अब ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा क्योंकि कनाडा की चीजें लेस एक्सपेंसिव है यूरोप में, और यूरोप जो है वो लेस एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि यूरोप की चीजें कनाडा में महंगी हैं, ठीक है। यूरोप की जो है वो इसमें एक्सपोर्ट में फर्क पड़ेगा, ठीक है। कनाडा की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, यूरोप की एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी क्योंकि यूरोप की करेंसी जो है वो महंगी होगी और कैनेडियन जो है वो चीजें नहीं खरीदेंगे। अब वही बात यहाँ पे कर रहा है कि अज्यूमिंग द यूरोप प्राइस ऑफ बीएमडब्ल्यू रिमेन्स अनचेंज, बीएमडब्ल्यू की प्राइस अभी भी 30,000 यूरो ही है, वो चेंज नहीं हुई, लेकिन एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से अब उस कैनेडियन बंदे को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। की बात, अब हो सकता है वो अपना इरादा जो है वो चेंज कर दे, ठीक है, वो जो है अपने इस चेंज की वजह से हो सकता है वो ना बाय करे, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। हम मिसाल के तौर पर हमने अमेरिका से कुछ चीज़ मंगवानी डॉलर में, आज हमने ऑर्डर दिया जी, फॉर एग्जांपल आज डॉलर जो है वो 100 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, हमने ऑर्डर कर दिया जी, कितनी, $100 की कोई चीज़ थी, हमने मंगवा ली अमेरिका से, लेकिन हमने 6 महीने बाद जब वो आई है, ठीक है, तो उस वक्त डॉलर हो गया जी आपका 160 पे चला गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब आपको 160 के वाले से पेमेंट करनी पड़ेगी। अब वही जो चीज़ आपको 100 रुपये के हिसाब से $1 खरीदना पड़ रहा था, अब आपको 160 के वाले से डॉलर खरीदना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से होता है फॉरेन, जब आप डीलिंग कर रहे होते हैं ना, इंटरनेशनली आप बिजनेस कर रहे होते हैं,
इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं, तो एक्सचेंज रेट की वजह से आप कभी भी आपको जो है ये नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बेसिकली रिस्क है, करेंसीज़ के रिस्क हैं, इनको हम जो है फेस करना पड़ता है जब हम इंटरनेशनल बिज़नेस कर रहे होते हैं। तो इनको ज़हन में रखते हुए जो अच्छे माइंड्स हैं, ठीक है, उनको पता होता है कि हम लोगों ने कब कहाँ से चीज़ मँगवानी, कब कौन-सी करेंसी जो है वो बढ़ सकती है और कब कौन-सी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। एट द एंड हम यही बात करेंगे, जो करेंसीज़ की डिटरमिनेशन होती है, करेंसीज़ के एक्सचेंज रेट की डिटरमिनेशन होती है, वो डिमांड एंड सप्लाई जो फोर्सेस हैं इस